जय हिंद बच्चों। मैं प्रकाश सनी, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 2 पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस मॉडल पेपर के 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करना, ताकि वो भी इस मॉडल पेपर का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होके जाता है। आपको बताना है कि जो वर्त है उसका स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा है उस पे जाने खींचा गया जो लंब होता है वो वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, जैसे मैं एक वर्त बनाता हूं, ये वाला। इसे एक वर्त बनाया है। ये वर्त का हो गया, जैसे मान लेते केंद्र। ये मान लिया कि एक स्पर्श बिंदु है। वर्त का क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे कोई स्पर्श बिंदु मान लिया और इस पे क्या जा रही है, एक स्पर्श रेखा गुजर के जा रही है। ये स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श बिंदु मैंने मान लिया ए है और ये स्पर्श रेखा को मैंने नाम दे दिया पी क्यू। अब इसने ये कहा है कि जो स्पर्श रेखा से ना, जो क्या जाता है, स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब ना, स्पर्श रेखा से इस स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पे, ये तो होगी स्पर्श रेखा और ये होगा स्पर्श बिंदु। मतलब स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, वर्त और स्पर्श रेखा के मध्य का जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब ये स्पर्श बिंदु से जो खींचा जाता है ना वो लंब, वो क्या होता है, वो वर्त के केंद्र से होकर जाता है। ये सिद्ध करना है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई एक लंब बिंदु ले लिया। जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया भाई, बी ले लिया। ठीक है। कोई बिंदु बी ले लिया अपनी तरफ से और मैंने यहाँ इस पे क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। इस ए पे क्या डाल दिया बच्चों, एक लंब डाल दिया। कोई दिक्कत है? अब देखो, इसको सिद्ध करने के लिए हमने अपनी तरफ से कोई रचना कर ली कि भाई मैंने इस पी क्यू पे एक क्या लंब डाल दिया, ए बी एक लंब डाल दिया। ठीक है। और आप एक बात तो जानते हो बच्चों की वर्त जो होता है, वर्त पे वर्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। इस पर सॉरी, स्पर्श रेखा पे वर्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो मैंने इसको भी इसे मिला दिया। ठीक है। ये हो गया ओ। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ एक रचना कर ली अपनी तरफ से कि कोई अलग से मैंने एक इसके त्रिज्या के बराबर कोई बिंदु ले लिया बी और यहां से मैंने ए बी एक लंब डाल दिया किसपे, पी क्यू पे। और आप तो ये बात जानते हो कि जो हमारी स्पर्श रेखा होती है उसमें वर्त की त्रिज्या क्या होती है, हमेशा लंब होती है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो भी है हम दिया है वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आप लिखोगे ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी जिसके जिसके स्पर्श बिंदु ए से स्पर्श रेखा पी क्यू खींची। ठीक है। कोई दिक्कत है? ये तो हमने जो किया वही तो है, जो इस क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा हमने लिखा है। दूसरी बात आपको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध में इसने बोला है कि स्पर्श बिंदु, आपको लिखना है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है या जाता है, एक ही बात है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, ये तो हमने क्वेश्चन से यहीं से ले लिया कि ये वाली बात यहां तक हमने लिख दिया कि ये गुजरता है, क्योंकि ये तो हमने लिख दिया था कि सिद्ध तो यही करने के लिए आना हमें। उसके बाद में आपको क्या करना, रचना भी करनी है। रचना में आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लगा के आप लिखोगे कि यहाँ पे बी क्यू या ए बी लंब है किस पे, पी क्यू पे, है कि नहीं है। दूसरे में क्या लिखोगे, आप लिखोगे
कि ओ को ए से मिलाए, ओ को क्या किया आपने, ए से मिला दिया। कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया। अब उसके बाद में क्या लिखना है, उपपत्ति में। बस मेन बात हमारी बच्चों यही है, उपपत्ति। बाकी तो ये सारा हमने जो किया है, यहां से हमने डायग्राम से मतलब इस क्वेश्चन से हमने लिखा है। अब देखो उपपत्ति में क्या लिखोगे आप लिखोगे क्योंकि ए बी लंब है किस पे, पी क्यू पे। ये जो कहां से लिखी है आपने ये बात, रचना से। आप लिख दोगे रचना से। ये बात आपने कहां लिख दी है, रचना से। ये बात लिखी है कि ये वाली लंब है इस पे, रचना से लिख दी। अब उसके बाद में देखो ऐसी ऐसे आप लिख सकते हो। अतः आप एक बात क्या लिख सकते हो, जो ओ ए है वो भी लंब है किस पे, पी क्यू पे। ये बात भी तो आप लिखते हो, कौन से लिखते हुए, ओ ए लंब है किस पे, पी क्यू पे। क्यों ये बात आपने क्यों लिखी, तो ये बात आपने बच्चों प्रमेय नंबर 10.1 से पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श, सॉरी, आप क्या लिखोगे इसे, यहां पे देखो थोड़ी सी मैं यहां से लिखता हूं, क्या लिखोगे, वृत्त के स्पर्श, वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बच्चों, लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, ये बात आप जानते हो कि वृत्त ये होगा वृत्त, ये वृत्त का स्पर्श बिंदु, और ये होगा स्पर्श रेखा। इस पे जो वर्त की त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये हमने प्रमेय नंबर 10.1 में पढ़ लिया था। ठीक है, अब आप देखो ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहां से आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो आप, एक बात और याद रखना बच्चों, जो स्पर्श रेखा से एक ही बिंदु से खींचे गए जो लंब होते हैं ना बच्चों, वो वैसे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। क्या होते हैं, एक ही रेखा से खींचे गए लंब, ऐसे समझे, एक ही रेखा से खींचे गए लंब हमेशा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो आप यहां से समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो कि अतः यहां से क्या लिखोगे आप, ए बी और क्या लिखोगे, ओ ए लंब क्या है, समांतर है। ओ ए और ओ बी क्या है, समांतर है। लंब लिखने की बजाय आप लिख दो ओ ए और ओ बी क्या है, समांतर है। अब बच्चों देखो एक बात आप समझिए, जब ए बी और ओ ए समांतर है, जबकि ये तो एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, और एक बिंदु से कभी भी समांतर रेखाएं नहीं गुजर सकती है। क्या गुजर सकती है एक ही बिंदु से, तो आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः ओ और बी, ओ और बी बिंदु बिंदु ए से गुजरते हैं। क्या लिखो, हाँ क्या लिखा मैंने, ओ और बी बिंदु ए से गुजरते हैं। ए से मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु ए से गुजरते हैं। ठीक है, ये बात मैंने लिख दी कि बिंदु ए से गुजरते हैं। अब एक बात, ए से गुजरते इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकती, समांतर तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये समांतर तो ओ ए और ओ बी समांतर तो नहीं हो सकता। अगर ये समांतर होते तो एक ही बिंदु से गुजरते। इसलिए आप क्या लिख सकते हो, अतः आप लिखोगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा आगे और लिख देता हूं, बोर्ड पे जगह नहीं हो। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको चलो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मिटाऊंगा तो फिर आपको आएगी। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब यह क्या लिखा, ओ और बी बिंदु ए से गुजरते हैं। ये बिंदु ए से तभी कभी भी समांतर रेखा एक बिंदु से नहीं गुजरती है। तो आप लिखोगे अतः, अतः यह तभी संभव है जब यह दोनों संपाती हो। यह तो तभी संभव है जब ये दोनों संपाती, संपाती का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा से गुजरती है। तो आप यहां से लिख सकते हो, अतः क्या लिखोगे, ओ ए लंब है किस पे, पी क्यू पे। अतः आप क्या लिखोगे, ओ ए लंब है किस पे, पी क्यू पे। तो अब लास्ट में आप क्या लिखोगे, ओ ए लंब है पी क्यू पे, क्योंकि क्योंकि क्या लिखोगे, क्योंकि
क्योंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरती है, वृत्त के केंद्र से गुजरती है। ठीक है, अल हो गया उत्तर यही, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो वृत्त के केंद्र से ही गुजरती है, इसका मतलब यही तो मैं सिद्ध करना था। अतः आप वापस क्या लिख दोगे, लास्ट में अंतिम लाइन में क्या लिखोगे, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होता है, स्पर्श लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है। यही बात आपको लिखनी थी। तो कोई दिक्कत हुई आपको, बस थोड़ी सी एक बार दो बार, तो एक बार तो आप जब क्लास देखोगे ना थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप एक दो बार क्लास को देखोगे ना रिवाइज करके, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो जो मैंने देखो ये सारी भाषा मैंने अपनी तरफ से लिखी है, एक भी ये नहीं है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, मतलब रट्टा का मतलब रटना नहीं है, आपको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या निकालना, संगत लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे पहले देखिए बच्चों, डायग्राम के माध्यम से समझना आप। ठीक है, ये वाला हो गया वर्त, और ये होगी वर्त की जीवा, ये क्या होगी, वर्त की जीवा। ठीक है, वर्त की जीवा केंद्र पर क्या करती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाला हो गया 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब त्रिज्या कितनी दे रखी हमें, 15 सेंटीमीटर, ये होगी 15 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या तो सारी समान होती है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर। इसको मैं जीरो मतलब सॉरी ओ, और इसको दे दे ए और बी। अब आपसे पूछा संगत लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, आपको ये वाला लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। और दूसरे आपको क्या निकालना, दीर्घ वर्तखंड, मतलब आपको ये वाला भाग बताना है, ये वाला भाग, इसका क्या बताना, क्षेत्रफल बताना। अब देखो कैसे निकालना। अब बच्चों एक बार के देखिए, मैं एक बार आपको चित्र समझाता हूं। यहां से ये वाला भाग, ये वाला भाग जैसे ओ ए बी क्या कहलाता है आपका, ये वाला भाग क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। इस त्रिज्याखंड में अगर आप इस वर्त का क्षेत्र, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कम कर दो, तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस तरह आपको करना है। देखो अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे यहां से हम। तो सबसे आप पहले आपको क्या लिखना है, जो भी दिया है क्या है, आपको आर बराबर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे थीटा का मान कितना आपके पास, 60 डिग्री है। और आप देखो त्रिभुज की है, तो यहां से आप त्रिभुज की भुजा भी लिख सकते हो। त्रिभुज कौन सा, देखो दो भुजा समान, जो समद्विबाहु त्रिभुज, तो भुजा तो हम बाद में ले लेंगे। तो यहां से देखो, अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है ओ ए बी, क्या निकालना, ओ ए बी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। ठीक है, पाई का मान आपको कितना लेना, 3.14 लेना है, गुणा आर का मान कितना, 15 गुणा 15, और थीटा का मान 60 बटे 360। तो यहां से जीरो काटोगे, 6 कितना हो गया, 36। अब देखो 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, इसको भी काट लो। तो ये काटोगे तो 2 एकम 2, पॉइंट लगाओ, 1 बच गया, ये हो गया 11, 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया 1, और 7 दूनी 14। तो आपके पास कितना आया, 1.57 गुणा 5 गुणा 15। तो इसको गुणा कर लीजिए। देखो इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, मैं गुणा कर लेता हूं एक बार। तो आपके पास कितना आया, आप भी गुणा कीजिए, गुणा कीजिए आप भी, मैं तब तक इसको कर देता हूं कैलकुलेटर से। तो यहां कितना आएगा, 1.57 को गुणा करना है 5 गुणा 15 से। तो आपके पास टोटल कितना आएगा बच्चों, यह आएगा 117.75 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्याखंड ये वाला आ गया आपके पास, त्रिज्याखंड आ गया। अब उसके बाद में आपको देखो किसका निकालना है, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से आप क्या निकालोगे, संगत, या फिर आप देखो सबसे पहले क्या करो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो क्या निकालोगे,
त्रिभुज, यहां से है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यहां से देख लो, √3/4 गुणा भुजा, भुजा का मतलब 15 गुणा 15, इसकी त्रिज्या इसकी क्या है? भुजा है। तो √3 का मान आपके पास कितना है? 1.73 गुणा 15 गुणा 15, और उसमें किसका भाग लगाना है? 4 का। तो इसका भी उत्तर बताइए आप, गुणा कीजिए, इसका भी मैं कर देता हूं ताकि आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहां से आएगा 1.73 गुणा 15 गुणा 15, और इसमें किसका भाग लगाना है? 4 का। तो आपके पास कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 97 पॉइंट, कितना आएगा? 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका आ गया? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अब आपको क्या निकालना है? देखो इन दोनों का, अब आपको संगत लघु वर्तुल का क्षेत्रफल आएगा, तो क्या लिखोगे? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है बच्चों? तो यहां से लिखोगे त्रिज्याखंड, क्या लिखोगे? त्रिज्याखंड, किसका लिखो? त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस क्या करोगे? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। इसमें से त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से किसका घटाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 117.75 माइनस क्या करोगे? 97.3125। तो देख लो यहां से कितना उत्तर आएगा, यहां से माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका? तो मैं माइनस कर देता हूं यहां से, तो माइनस करूंगा मैं, सॉरी माइनस करूंगा, तो कितना आएगा? तो आपका आएगा यहां से, सॉरी 20.4375 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास लघु वर्तुल का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास किसका? इस लघु वर्तुल का क्षेत्रफल। लेकिन इसने किसका और पूछा? हमें दीर्घ वर्तुल का क्षेत्रफल और पूछा है। देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप बताई है, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल आसान है। आपको जो सूत्र है ना, वो रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना सूत्र के रटे भी इस तरीके से कर सकते हो। तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं वर्तुल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, इस क्षेत्रफल को तो यही रखते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। अब देखो यहां से आपको किसका ना दीर्घ वर्तुल का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वर्तुल का क्षेत्रफल निकालो तो क्या लिखोगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करना आपको? वृत्त का क्षेत्रफल वैसे माइनस क्या कर दो, इसका क्षेत्रफल कर दोगे आप लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो। फिर वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वर्तखंड का क्षेत्रफल आपने क्या दिया? 20.4375। अब पाई का मान कितना लेना? 3.14। त्रिज्या आपके पास कितनी है? 15 गुणा 15 माइनस 20.4375। इसको मैं एक बार गुणा कर लेता हूं, तो यहां से कितना आएगा? आपका आएगा 3.14 गुणा 15 गुणा 15। तो ये आपके पास टोटल आएगा बच्चों, कितना आएगा? 706.5 में से माइनस करोगे 20.4375। तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं, तो माइनस करना है 20.4375। तो आपके पास आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका उत्तर है। तो आपका उत्तर कितना होगा? 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके उत्तर थे।
तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। देखो क्या है, एक ठोस एक अर्धगोला वो शंकु के ऊपर पर खड़े एक शंकु के आकार का है, अर्धगोला है। जैसे देखो बच्चों इस तरह है, ये क्या हो गया, एक शंकु हो गया, ठीक है। इस पे एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इस तरह है, इस तरह, ठीक है, हो गया इस तरह। इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला एक शंकु, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का अर्धगोले के ऊपर खड़ा है। इन दोनों की त्रिज्या कितनी बताई है इसने? त्रिज्या मतलब आपको बोला है r बराबर 1 सेंटीमीटर है, और साथ में इसने क्या बोला है, साथ में तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी शंकु की ऊंचाई है, त्रिज्या है, उतनी इस शंकु की क्या है, ऊंचाई है। मतलब h का मान भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। अब देखो यहां से शंकु की देखो r बराबर कितने, 1 सेंटीमीटर, शंकु और गोले की दोनों है, और h का मान भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब इसने क्या कहा है कि आपको क्या करना है, शंकु और इन दोनों, इनका शंकु और अर्धगोले का जो आयतन है वो किसके रूप में करना, पाई के पदों में। अब देखो सबसे पहले आयतन निकालना बच्चों, शंकु और गोले का। तो देखो इसका आयतन निकालेंगे तो यहां से क्या निकालेंगे हम, क्या बोला गया आपको, त्रिज्या है शंकु की, अर्धगोला है ठोस, तो यहां से आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ठोस का आयतन, क्या लिखोगे, ठोस का आयतन। ठोस के आयतन में कौन कौन आएगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, प्लस में क्या आएगा, शंकु का आयतन, क्या आएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। अब देखो यहां से अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां से देख लो आपके पास कितना आ रहा है, यहां से 1/3 पाई, तो क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, पाई/3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहां तो बचेगा 2r क्यूब, और यहां क्या बचेगा, पाई, सॉरी पाई क्या बचेगा, r स्क्वायर h, ठीक है। तो यहां से आप मान रखोगे तो कितना आएगा, पाई/3, यहां से क्या आएगा, 2 गुणा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर गुणा 1। तो यहां से क्या आएगा, पाई/3, ठीक है, गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 गुणा 1 प्लस 1। तो यहां से आपके पास कितना आएगा, पाई/3, 2 और 1 कितना हो गया बच्चों, 3, तो 3 से 3 कर दिया तो कितना आ गया, पाई, कितना आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आयतन किसमें आ गया, पाई में, पाई आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपको उत्तर था, बिल्कुल आसान है, बस आपको सिर्फ क्या कि डायग्राम को समझना है और क्वेश्चन को समझना है, फिर आसानी से आप उसका क्या निकाल सकते हो, उत्तर निकाल सकते हो। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान था। ठोस का आयतन निकालोगे तो इसमें अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन करोगे और इसका उत्तर किसमें आ जाएगा, पाई में आसानी से आ जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका भी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना। तो बहुलक आप जानते हो बच्चों कि बहुलक में हम क्या करते हैं कि जो बारंबारता होती है, अधिकतम जो बारंबारता है उसे हम वहीं से हम क्या शुरुआत करते हैं, हमने बहुलक की शुरुआत करते हैं। अब सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे बारंबारता में सबसे ज्यादा मान किसका है, जो भी मान है उसको हम मानते हैं F1, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या मानते हैं, F0, नीचे वाले को क्या मानते हैं, F2। F1 के जस्ट सामने वाले जो इसकी निम्न अंतराल होता है उसे क्या मानते हैं, L का मान, क्या मानते हैं, L का मान। और यहाँ H क्या मानते हैं, हमें इनके अंतराल को, मतलब मध्य का अंतराल कितना है, H, तो H यहाँ से कितना आ जाएगा, 20।
तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, एल का मान तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 7, एच का मान कितना आएगा यहाँ से 20, आपके पास F1 का मान कितना आ गया बच्चों 61, और F0 का मान कितना आ गया आपके पास 52, और F2 का मान आपके पास कितना आ गया 38। ठीक है, तो यहां से आप जानते हो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बहुलक बराबर होता है L प्लस यहां से F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो यहां से L का मान आपके पास कितना 7 प्लस यहां से F1 का मान कितना आपके पास 61, F0 का मान है 52, F1 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 और गुणा में कितना है 20। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आएगा 7 प्लस 52 जाएंगे 61 में से, तो कितने 52 गए तो बच गए 8, नहीं बच गया 9, ये हो गया 9 बटे में क्या आएगा यहां से 61 दूनी 2 और 6 दूनी कितना हो गया 12, 122 में से कितना आएगा 8, 52 और 38 कितना होता है 10 की शून्य असर की 1, 8 1 9 90 और गुणा में कितना है 20। तो यहां से आपके पास आएगा 7 प्लस 9 बटे 90 गया तो कितना बच गया 100, 32 बच गया क्या 32 गुणा 20। तो पहले इसे काट लो, 4 के पास है 8 चौक 32 और 4 पंजो 20, तो यहां से आपके पास आएगा 60 प्लस 45 बटे 8। तो यहां से आएगा 60 प्लस 8 पंजो 40, कितनी बच गया 5, अब 5 पर गया 8 40, 5 बच गया, 5 में जाएगा नहीं पॉइंट लगाएंगे, हो गया 50, तो क्या 8 पंचे 8 छिकू 48, फिर कितना बच गया आपके पास बच्चों 2, 2 में तो जाएगा नहीं, फिर 0 लगेंगे, 8 दूनी 16, फिर कितना बच गया 4 और 8 पंजो 40, तो आपके पास टोटल कितना आएगा आपका बहुलक 65.625। तो बहुलक कितना आ गया आपका 65.625, ये आपका उत्तर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बारंबारता दी गई उसमें सबसे अधिक बारंबारता रहेगी वो आपका क्या रहेगा F1, उस F1 के जस्ट ऊपर वाला F0 होता है, F0 के नीचे वाला F2 होता है, F1 के नीचे वाला F2 होता है। अब F1 के सामने वाली जो निम्न सीमा होती है वो L का मान होता है, और इनके अंतराल का जो अंतर होता है वो आपको किसका मान होता है H का मान होता है। बस सूत्र ये होता है, याद रखेंगे उत्तर आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयत्नता ज्ञात करनी है। क्या, एक अभाज्य संख्या होने की प्रयत्नता बतानी है, 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या होने की प्रयत्नता बतानी है। सबसे पहले तो बच्चों याद रखना, जब एक पासे को फेंकते हैं, पासे पर प्राप्त अंक पासे पे प्राप्त अंक कौन से होते हैं, तो 1 से लेकर 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है पासे पे, तो अभाज्य संख्या होती है बच्चों जैसे 2 3 5, ठीक है, और 2, यहां से आप लिखोगे 2 और 6 के बीच संख्या, तो वो कौन कौन सी है, तो वो पहले लिख लो आप, कौन से 2 के 3 4 और 5 इन दोनों के बीच में है। तो यहां से सबसे पहले पॉइंट लगा के लिखोगे आप क्या, एक अभाज्य संख्या होने की प्रयत्नता। तो यहां से आप क्या लिखोगे, सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना, अभाज्य संख्या कितनी हमारे पास टोटल 3, तो यहां से अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 3, और कुल परिणाम कितने हमारे पास टोटल 6, तो यह आ जाएगा 6, तो काटो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो आपके पास कितना आएगा 1/2। इसकी तो अभाज्य संख्या होने की प्रयत्नता कितनी आएगी 1/2। ऐसे आपको दूसरा पॉइंट में निकालना है, तो दूसरा पॉइंट क्या आपका 2 और 6 के बीच संख्या होने की प्रयत्नता। तो वही काम आपको क्या करना है,
आपको लिखना है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो यहां से अनुकूल परिणाम कितने हैं टोटल, इनके बीच में कितनी संख्या है 3, तो यहां कितना आएगा 3, और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहां भी कितना आएगा 1/2, तो इनका भी उत्तर भी कितना आएगा, तो 2 और 6 के बीच में संख्या होने की प्रायिकता भी कितनी आएगी 1/2, और अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी आएगी 1/2, तो ये हमारा उत्तर था। तो बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही मॉडल पेपर में यहीं तक 15 तक की क्वेश्चन करेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि वो बच्चे भी इस क्लास का आनंद उठा सके और आपकी वार्षिक परीक्षा वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक शेयर करना, लाइक और कमेंट करना है। बस इतना ही आज हम करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद।